हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ की पाठशाला में। आज हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर संख्या 1 की प्रश्नावली 1D को हल करेंगे। इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन दिया गया है, धन पूर्णांक 6a+5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। इसके ठीक पहले पूछा है तो इस संख्या में से एक घटा देंगे। तो 6a+5 में से जब एक घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 6a+4। इस संख्या में से एक घटाने पर 6a+5, इसके मतलब ठीक पहले धन पूर्णांक। अगर ठीक बाद वाला धन पूर्णांक पूछता तो इसमें एक जोड़ देते हैं तो 6a+6 हो जाता। तो चूँकि हमसे पहले वाला धन पूर्णांक पूछा है इसलिए इसमें से एक घटा देंगे, इसलिए इसका आंसर 6a+4 हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं, जिसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई का मान 3.1432 इसे चलता रहता है, यह एक अपरिमेय संख्या। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। 0.69 यह एक परिमेय संख्या है। 69 को लिखेंगे 69/100, तो एक अंश बटा हर के रूप में लिखा है तो परिमेय संख्या है। यह भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 5/16 का कड़ी में मान निकालेंगे तो 4 आएगा। तो 5/4 एक परिमेय संख्या है। ये हमको पूछा है संख्या 4√3 है, एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और 4 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का आपस में गुणा करते हैं तो हमको हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी। कड़ी में 5, कड़ी में 1, कड़ी में 1 + 4/9, कड़ी में 2.5। तो कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 1 का मान आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमारी यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश बटा हर के रूप में लिखा गया इसको। और कड़ी में 1 + 4/9, जब इसको हल करेंगे 9 × 9 + 4, कड़ी में 13/9 हो जाएगा। तो 13 का तो वर्गमूल अपूर्ण वर्ग आएगा और 9 का 3, तो एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है। इसका इसमें भाग देने पर एक हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, तो एक अपरिमेय संख्या है। 0.25 यह भी अपूर्ण वर्ग है, इसलिए भी एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है 2.732416 ... तो मैंने आपको जैसे कल बताया था कि जिसका प्रसार अशांत हो, यह मतलब शांत प्रसार नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 7, इसका भी प्रसार अशांत आएगा और अपूर्ण वर्ग है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अभी लिखा है 2.737373, बस यहीं पर रुक गया इसका प्रसार, तो यह एक परिमेय संख्या है। और 0.9 यह भी एक अपरिमेय संख्या, तो हमारा आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 98 का हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसको हम लोग इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 98 का 2 से काटेंगे तो चौका 9, 2 से काटेंगे 7 से कटेगा 7, 7 बार में 7 से कटेगा 1 बार में। तो इसको हम लोग लिखेंगे 98 बराबर 2 × 7 × 7, फिर 2 × 7 × 2। यह इसका अभाज्य गुणनखंड रूप है, 2 × 7 × 2। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है। तो ऑप्शन में हमको दिया गया है 2 × 7 × 2, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसे हमको 7 दिया गया है। इसमें 726 और 275 का मौसम मतलब महत्तम समावर्तक क्या होगा। 725 और 275 का हमको निकालना है, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। सात 725 और 726 दिया है, इसका हमको मौसम निकालना है, तो उसका हम अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। 726 कर लेते हैं, 2 से कटेगा 2 × 2 = 6,
2 छक्का 12, 2 3 6, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 बार में, फिर 11 से एक बार में कट जाएगा। तो इसका हम लोग गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 11 गुणे 11। यहीं पर हम लोग 275 का भी कर लेंगे, इसको 5 से कट कर लेते हैं, 50 25, 2 50 50 25, फिर 5 से कट कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 11। तो इसका हमको HCF निकालना है। इससे बाद जो दोनों में कॉमन हो, तो हमको संख्या 11 जो है दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF 11 हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। 11 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब दिया गया है n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है यदि n एक संख्या है। यहाँ से हमको n मतलब इसमें से कौन सी संख्या है, कि पूर्णांक संख्या रहेगी, कि प्राकृतिक संख्या, कि विषम संख्या, सम संख्या। इस प्रकार क्वेश्चन का हम लोग चारों ऑप्शन से वैल्यू को रख के n का मान रख के देखेंगे कौन 8 से विभाज्य करता है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है n स्क्वायर माइनस 1 जो है 8 से विभाज्य है, तो n एक संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमारा दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 पूर्णांक, ऑप्शन नंबर 2 में हमारा दिया गया प्राकृतिक, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है विषम संख्या, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है सम संख्या। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पूर्णांक संख्या क्या होती है, जैसे पूर्णांक संख्या लिख लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे प्राकृतिक संख्या। और विषम संख्या क्या हो गई, विषम संख्या होगा 1 3 5 7 9 11 ऐसे, मतलब विषम संख्या हो गई। विषम संख्या का मतलब कि जो 2 से न कटे, और सम संख्या का मतलब जो 2 से कटे, जैसे 2 4 6 8 चलती चली जाएगी। तो हम लोग एक एक ठो मतलब इसमें ऑप्शन में रख के देखते हैं। अगर हम लोग n का मान सबसे पहले अगर 1 रखते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 1 में n बराबर 1 रखने पर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। अब 0 के 8 से विभाज्य है, 0 8 से विभाज्य है, 8 से सुना ठीक है, विभाज्य है, सही है। n का मान अगर हम लोग 2 रखते हैं, 4 माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 बराबर 3 आ गया। 3 के 8 से विभाज्य नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरी संख्या हम लोग प्राकृतिक संख्या रखते हैं, n बराबर 1 रख के, n बराबर 1 रखने पर n स्क्वायर माइनस 1 में, तो n स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0, 0 8 से विभाज्य, ठीक है 0 हो गया। और दूसरा n बराबर 2 रखेंगे, 4 माइनस 1, n के स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3/8, तो ये भी 8 से विभाज्य नहीं है। मतलब इसमें हमारा n का मान रखने पर जैसे इसमें वो वैसे इसमें अगर आगे चलता चला जाता तो ये ऑप्शन सही रहता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें गलत आ रहा है, 8 से विभाज्य नहीं है। इसलिए इसमें हम रखेंगे n बराबर 1 रखने पर n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 के स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0/8 बराबर 0। अब यहाँ पे n का मान हम लोग 3 रखेंगे, क्योंकि 3 अगली विषम संख्या है, तो 3 के स्क्वायर 9 माइनस 1 बराबर 8/8 यानी कि 1, यानी कि यह मतलब 8 से विभाज्य सही है। अब n बराबर 5 रखेंगे, n 5 रखने पर 25, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 1 24 आ गया, 24/8 करेंगे तो 8 त्रिक 24, ये भी 8 से विभाज्य है। अतः
ये हमारा ऑप्शन सही है। विषम संख्या आप आगे भी रख के चेक कर सकते हैं, ये हमेशा 8 से विभाज्य होगी। इस प्रकार जब ऑप्शन नंबर 3 से इसको भी चेक कर लेते हैं, वैसे ये भी ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि n बराबर 2 रखेंगे 4 - 1 3/8, ये 8 से विभाज्य नहीं थे, अभी ऑप्शन गलत है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा विषम संख्या। n² - 1 8 से विभाज्य है, तो यानी विषम संख्या होगी। तो इसमें हमारा n² - 8 से विभाज्य है, यदि n एक संख्या है तो इसमें हमारा विषम संख्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यदि 65 और 117 का HCF 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। 65 और 117 का HCF ये दिया गया है, तो हमको m का मान निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। दिया गया है 65 और 117 का HCF दिया गया है 65m - 117, तो m का मान निकालना है। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग HCF दिया गया है। अब हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे कि हमारे अनुसार 65 और 117 का HCF आता क्या है। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके HCF निकाल लेंगे। 5 × 13, क्योंकि 13 × 5 = 65 होता है, फिर 9 × 13, 13 × 9 = 117। तो इसका हम लोग HCF जब निकालेंगे तो दोनों में हमको 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 इसका HCF हो जाएगा। तो इस HCF के बराबर इस HCF के हम मान रख देंगे, तो हमको मिल जाएगा 13 बराबर 65m - 117। 117 को मित्र पक्षांतर कर लेते हैं। 13 + 117 माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, बराबर 65m। तो m का मान आ जाएगा 65। 117 और 13 में जोड़ेंगे 130, यहाँ पे 65m हो जाएगा। तो m का मान हो जाएगा 130/65, जो किया जाएगा 65 दूनी 130, 2, मतलब m का यहाँ पे मान 2 आ गया। इस प्रकार हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो 65 और 117, सॉरी नीचे करते हैं। तो 65 और 117 का HCF इतना है कि रूप में m का मान, तो हमारा सॉल्व करने पर m का मान 2 आता है, अतः इसका उत्तर 2 हो जाएगा। हमको क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो सके। जब भी हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम हमेशा उसका HCF निकालेंगे, और जब भी न्यूनतम संख्या पूछे, छोटी छोटी संख्या पूछे, न्यूनतम संख्या पूछे, तो उसका हम हमेशा LCM निकालेंगे, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, महत्तम संख्या अगर पूछे तो 70 125 क्या, तो यहाँ पे हम लोग HCF निकालेंगे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 10 है, हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। 5 और 8 प्राप्त हो। तो चूँकि शेषफल 5 और 8 पहले दे दिया, तो इस संख्या में से हम पहले इसका शेषफल घटा लेते हैं। तो 70 में से 5 शेषफल घटा दिए और 125 में से 8 शेषफल घटा दिए, तो इसका मान हो जाएगा 65। 125 में से 8 जाएगा तो 117। तो हम 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 65 का HCF क्या हो जाएगा, सॉरी अभाज्य गुणनखंड 5 × 13, 117 का क्या हो जाएगा 9 × 13। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन हो 13 इसका HCF हो गया। अतः बस वो बड़ी से बड़ी संख्या 13 है जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त होता है।
अगर आपको अपने उत्तर की जांच करनी है तो इस बड़ी से बड़ी संख्या का 70 में भाग देके देख लीजिए। इस 70 में जब भाग देंगे 13 का तो 5 बार जाएगा, 13 पच्चीस 65, शेषफल हमको 5 मिलता है, जबकि यहाँ शेषफल 5 प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका हम 125 में भी भाग करके देख लेते हैं। 125 में 13 का 13 नामा 117, 125 में से 117 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे भी शेषफल हमको 8 प्राप्त होता है। अतः हमारा उत्तर सही है। तो जांच करनी नहीं है, वैसे मैंने आपको बता दिया है। अतः हम लोग इसमें देखेंगे कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर दिया गया है शेषफल 5 8 प्राप्त हो तो हमारी संख्या पर 13 आ गई, बड़ी से बड़ी संख्या। इसे हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b बराबर एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां x और y एक अभाज्य संख्या है, तो HCF ऑफ a, b, मतलब इसका हमको HCF निकालना है। तो बस ठीक है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन है, a बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b बराबर एक्स वाई क्यूब दिया गया है। तो इसका हम लोग पहले थोड़ा सा इसको और फैक्टर कर लेते हैं। इसका एक्स क्यूब है तो एक्स गुड़े एक्स गुड़े वाई, इसको क्या लिखेंगे, एक्स गुड़े वाई गुड़े वाई। तो इसका हमको HCF निकालना है, HCF ऑफ ए बी। तो इसमें x कॉमन है तो x को पहले लिख लेंगे, x गुड़े, अब y यहाँ पे भी कॉमन है, एक y यहाँ पे भी कॉमन है, तो x गुड़े वाई स्क्वायर, दो वाई तो वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर इसका हमारा HCF हो गया। या तो फिर अगर इसको हम घात से करना चाहें तो हमारे पास आता है दूसरी विधि है, HCF कॉमा ए कॉमा बी। HCF के लिए जो दोनों में कॉमन हो उसकी सबसे न्यूनतम घात लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, सबसे न्यूनतम घात वाला कौन सा है, एक्स है, तो एक्स लिखेंगे। और इसमें भी जो दोनों में कॉमन है उसकी भी न्यूनतम घात लेंगे, तो वाई क्यूब है वाई स्क्वायर, तो सबसे न्यूनतम घात वाई स्क्वायर है, यानी कि एक्स वाई स्क्वायर HCF हमारा हो गया। अगर यहीं पे हमको LCM पूछता इसका, तो इसका हो जाता है एक दोनों में कॉमन हो उसका हम लोग अधिकतम घात लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसका अधिकतम घात, तो एक्स क्यूब, इसका भी अधिकतम घात वाई क्यूब। तो LCM क्या हुआ, एक्स क्यूब वाई क्यूब, चूँकि हमसे पूछा नहीं है अतः हमको हमारा HCF एक्स वाई स्क्वायर है। हमारा HCF क्या आया है, एक्स वाई स्क्वायर, अतः ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन संख्या 12 की बात करेंगे। यदि दो धनात्मक गुणांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर, q बराबर ए क्यूब बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM ऑफ पी क्यू है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमको LCM निकालना है। ऊपर वाले प्रश्न में ऐसे ही HCF पूछा था, तो हम लोग इसका LCM निकाल लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, हमको दिया गया है p बराबर ए बी स्क्वायर और q बराबर ए क्यूब बी। या तो इसको आप इसका गुणनखंड करके कर लीजिए, a गुड़े बी, इसका भी a गुड़े ए इंटू बी। तो इसका LCM ऑफ पी क्यू हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज को। जब पहले दोनों में कॉमन हो, a कॉमन है, इसके बाद b भी कॉमन है, b हो गया, इसके बाद जो बचा है b और यहाँ पे a गुड़े बी गुड़े ए, तो मतलब a 3 बार तो a क्यूब, b 2 बार तो b स्क्वायर, मतलब a क्यूब b स्क्वायर इसका LCM आ गया। और इसी को हम लोग दूसरे विधि से थोड़ा देख लेते हैं। LCM ऑफ p और q क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन हो उसकी अधिकतम घात लेते हैं LCM के लिए, HCF के लिए न्यूनतम घात लेते हैं। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a क्यूब है, तो अधिकतम घात a क्यूब है, तो a क्यूब हो जाएगा।
इंटू यहाँ पे b है, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे अधिकतम घात p की 2 है, तो हम लोग b स्क्वायर और लेंगे, b स्क्वायर। तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, a³ b स्क्वायर। दोनों विधि है, अतः ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सही है। ऑप्शन में दिया गया है a³ b स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव होता है। शून्येतर का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या, मतलब जीरो के बाद ही होनी चाहिए। एक शून्येतर जीरो के बाद मतलब जीरो परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव होता है। किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या गुणनफल करने पर वह उसे अपरिमेय कर देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कोई परिमेय संख्या 2/3, 1/2, 5/4 माइनस का ले लेते हैं, माइनस का 1/3, और कोई अपरिमेय संख्या कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7। अब इसका अगर आपस में गुणा कर लेते हैं, 2/3 गुणे कड़ी में 3, तो यहाँ पर 2 कड़ी में 3/3 आ गया, तो एक अपरिमेय संख्या हो गई। इसे इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, 1/2 कड़ी में 3 कर लेते हैं। चाहे आप इसका इसमें गुणा कर सकते हैं, हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का भाग देने पर हमेशा हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्नावली का। 1 से 10 तक की संख्याओं जो दोनों सम्मिलित है, मतलब 1 और 10 दोनों सम्मिलित है, में से सभी संख्याओं में विभाज्य न्यूनतम संख्या पूछा है। अब देखिए यहाँ पे न्यूनतम की बात करती है। अगर न्यूनतम रहता, छोटी छोटी रहता, तो उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 1 से 10 तक की संख्याओं जिसमें दोनों संख्या सम्मिलित हो, इसका हमको एलसीएम निकालना है, न्यूनतम संख्या पूछा है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी देखते हैं। दिया गया हमको तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चूँकि 1 और 10 दोनों सम्मिलित किया, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे, 1 और 10 दोनों को लिख लेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 1 है तो 1 रहेगा, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 भी ऐसे ही रहेगा, 2 3 6, 7 भी ऐसे ही रहेगा, 2 चौका 8, 9, 2 पंजे 10। फिर देखिए यहाँ पे 2 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसको काट लेते हैं 2 से, 3, 2 एकम 2, 5, 3, 7, 2 दूना 4, 9, 5। अब उसको हम 3 से काट लेते हैं, 1, 1, 3 एकम 3, 5 ऐसे रहेगा, फिर ये भी 3 है, 3 को 3 एकम 3, 7, सॉरी 2 बचा था, कोई बात नहीं, इसको वहाँ कट कर लेंगे, 2 से 3 त्रिका 9, 5। फिर ये 2 बचा, इसको हम 2 लिख लेंगे, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 1, 3, 5। फिर हम लोग 3 से कट कर लेंगे, 3 जो कि बचा यहाँ पे एक बार, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 7, 1, 3 एकम 3, 5। हम लोग 5 से काट लेते हैं, 1, 1, 1, 1, 5 एकम 5, 1 हो जाएगा, 7, 1 और 1 और 5 एकम 5। फिर 7 बचा, 7 से कट कर लेंगे, 1, 1, 1, 7 एकम 7, ये हमारा। अब इसका हम लोग आपस में गुणा कर लेंगे, जो हमारा आएगा वह न्यूनतम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे हम आपस में गुणा कर लेंगे, 2 दूना 4, 3 12, 2 दूना 24, 24 3 72, 72 पंजे। अब 72 का 5 में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा 7 का, तो 5 दूना 10, 7 बचे 35, 36, 3 60 गुणे 7। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे, 7 दूना 0, 7 42 को हाथ में लगा 4 का हासिल,
फिर 7 त्रिका 21, 21 चार 25, मतलब 2520 हमारी वो न्यूनतम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, 2520। वो जो मतलब न्यूनतम संख्या है सभी से जो विभाज्य होगी वो 2520 है। अब इसी में कुछ हमको स्मरणीय बिंदु दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 11 इत्यादि अपरिमित संख्याएं हैं। अपरिमित संख्या जैसे हम लोग इसके बारे में बताए थे आपको पहले ही कि जिसका मतलब प्रसार एक अशांत दशमलव प्रसार आता है या अपूर्ण वर्ग, वह अपरिमित संख्या होते हैं। और दूसरा क्या दिया है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है। जैसे कोई भाज्य संख्या है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर रहे थे, तो वही दिया गया है। जैसे उसको देख लेते हैं। जैसे कोई भाज्य संख्या है 98, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर निकालते हैं तो 2 × 7 का स्क्वायर, 7 7 49 दूनी 98। तो वही दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। और अद्वितीय होता है, इसमें से संख्याओं का ऑर्डर कुछ मतलब क्रम कुछ भी हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 2 घाते 1, या इसको ऐसे लिखें दोनों बराबर, मतलब क्रम कुछ भी हो सकता है। और दिया गया है यदि ए और बी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं तो HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इंटू ए गुणे बी, ये मैंने आपको फार्मूला बताया था कि यदि ये ए और बी दो संख्याएं हैं तो उनका सूत्र होता है LCM गुणे HCF संख्या का बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्वेश्चन नंबर इसमें स्मरणीय बिंदु में 4 दिया गया है। HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। HCF में सबसे, जैसे मैंने अभी आप लोग को बता रहा था, वही दिया गया है। HCF संख्याओं में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे थे, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है। तो वही इसमें बताया गया है कि सबसे छोटी जो घात होती है HCF में, वो उसका सबसे छोटी घात उसका गुणनफल होता है। और इसमें अगला पॉइंट दिया गया हमको, LCM संख्याओं के संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। सबसे बड़ी घात। तो इसमें देख लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन में से 12 किए थे, इसमें आया था जो, इसमें हम लोग सबसे बड़ी घात को लिए थे। a और a क्यूब में सबसे बड़ी घात 3 है तो 3 को हम लोग लिए थे। b और b स्क्वायर में सबसे बड़ी घात 2 है तो b स्क्वायर को लिए थे। तो वही बताया गया है कि LCM संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो दोस्तों प्रश्नावली ये ख़त्म होती है यहीं पे। कल हम लोग अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।